हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए, दल बदल कानून पढ़ना है। अमृत उपाध्याय 007। अमृत उपाध्याय 00 दो बार क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंस्टा पर भी यही पता है और टेलीग्राम पर भी यही पता है। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। पिछली बार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ चुनाव सुधारों में 255 रिपोर्ट विधि आयोग की, इसका रिकमेंडेशन क्या था इसको भी पढ़ना था। थोड़ा सा पार्ट है, इसको पढ़ के फिर हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पर चले। राजनीतिक दलों की व्यवस्था में सुधार करने का रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने किया था अपने 255वीं रिपोर्ट में। ये मेंस के लिहाज से अगर आपको कभी आए तो मेंस में आप लिख सकते हैं विधि आयोग की रिपोर्ट का जिक्र कर। और क्या कहा था विधि आयोग ने कि भाई राजनीतिक दलों की भी त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। अभी तो राजनीतिक दलों की ऐसी कोई संरचना नहीं, लेकिन एक ऐसी संरचना जो 3 स्तरीय संरचना हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पर, केंद्र के स्तर पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर, स्टेट और लोकल लेवल पर 3 कमिटीज बननी चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट कमेटी और लोकल कमेटी। ठीक है। हर 5 साल में इन राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के अधीन होना चाहिए ये। तो राजनीतिक दलों को डिसिप्लिन करने के लिए राजनीतिक दलों के भीतर भी त्रिस्तरीय संरचना हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, कमेटी बने जो कि केंद्रीय स्तर पर हो, फिर स्टेट के लेवल पर कमेटी बने जो स्टेट्स के लेवल पर हो, और लोकल लेवल पर कमेटी बने, और इनके भीतर हर एक 5 साल में चुनाव हो और उसको चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के अधीन किया जाए। ये रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं किसकी? विधि आयोग की, लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट है। 10 साल तक चुनाव नहीं जो पार्टी लड़े उसको फिर क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। जो पार्टी 10 साल तक एक्टिव ही नहीं है, चुनाव ही नहीं लड़ रही है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है। आप लोग पिछली क्लास में थे ना सारे लोग? तो 10 साल में पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ा तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। दल बदल कानून जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके तहत जब निर्योग्यता का फैसला हो, उस फैसला लेने की शक्ति को भी स्पीकर के हाथ से निकालकर राष्ट्रपति के हाथ में और राज्यपाल के हाथ में देना चाहिए। अभी दल बदल कानून पर जो निर्योग्यता होती है उसमें फैसला कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है, और उस फैसले के लिए चुनाव आयोग से वो राय के आधार पर होता है। तो ये शक्ति भी राज्यपाल और प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। जब हमने 102 पढ़ा था तो हमने देखा था कि अन्य मामलों में ये शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन बाकी जो कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कौन सिफारिश करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी उनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली हुई है। तो इन तीनों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। राजनीतिक ये हो गया। चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव कमेटी के द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया था। इस कमेटी में कौन कौन है? बहुत शुरू से ही इस कमेटी की बात हो रही है कि भाई चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव एक कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हों, लोकसभा में विपक्ष के नेता हों, अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं तो फिर सबसे बड़ी पार्टी के नेता हों विपक्ष में, और CJI हों। ठीक है। सरकार ने जो बिल पेश किया था उसमें CJI की जगह कौन था? कैबिनेट मिनिस्टर था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिकमेंडेशन विधि आयोग का भी था कि चुनाव आयोग के सदस्यों का जो चुनाव हो वो कमेटी के द्वारा हो। चुनाव आयोग के लिए अलग सचिवालय की व्यवस्था हो। चुनाव आयोग के लिए अभी भी सचिवालय है, ऐसा नहीं है कि सचिवालय नहीं है, लेकिन इसके कर्मचारी अपने नहीं है। तो सचिवालय ऐसा हो जिसमें इसके परमानेंट कर्मचारी हों, तो इसके स्थायी कर्मचारियों वाला सचिवालय हो, स्थायी कर्मचारियों वाला, डेपुटेशन वाले ना हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लिए गए ना हो। पेड न्यूज को चुनाव अपराध में शामिल किया जाना चाहिए। पेड न्यूज अपने आप में एक बड़ी समस्या है। ठीक है। तो पेड न्यूज को किस में शामिल करना चाहिए? चुनाव अपराध में। अनिवार्य वोटिंग
कंपल्सरी वोटिंग की जरूरत नहीं है। कंपल्सरी वोटिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके लिए वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए। अच्छा, एक बात यहां ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं जिसमें आप अपनी कॉपी में सुधार भी कर लीजिएगा। मैंने आपको जब राइट टू वोट पढ़ाया था उस पर एक कमेंट आया था, तो उसके बाद राइट टू वोट वाला पार्ट हम लोग एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। राइट टू वोट पर एक कमेंट आया था कि राइट टू वोट को यूपीएससी ने संवैधानिक माना है। यह बात बिल्कुल सही है। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन कराने का, निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, और उसका आंसर में यूपीएससी ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके आधार को भी समझिए। कुछ लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं तुरंत। तो ये राइट टू वोट पर ये कंफ्यूजन कहां से आया हुआ है, इसको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये कंफ्यूजन और डाउट खुद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्रिएट हुआ है। और हकीकत तो ये है कि ठीक है, यूपीएससी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मान लिया है, आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, वो कौन कौन से डिसीजन हैं वो भी हम देखेंगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको प्योर एंड सिंपल स्टैट्यूटरी राइट कहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2023 में इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से डिबेट हुई है और फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच ने डिस्कस करते हुए कहा है कि ये पैराडॉक्सिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू वोट तो फंडामेंटल राइट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो होना ही चाहिए, है ही, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही मानेंगे। लेकिन इस पर पूरी जो डिबेट है उसको भी जानेंगे। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी आधार के आया है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है। 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें इसको सांविधिक अधिकार केवल माना गया था। उसके बाद दरअसल लार्जर बेंच के द्वारा इस फैसले को पलटा नहीं गया है अभी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपको डिसीजंस के जो पैरा हैं वो स्क्रीनशॉट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको मानना यही है आंसर में कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, ठीक है। तो अभी की स्थिति क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस स्टैट्यूटरी दोनों, संवैधानिक और संवैधानिक भी है और सांविधिक भी है। और रिसेंट मामला जो 2023 में डिस्कस हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। 1982 से अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक। लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा और बहुत जल्दी गुस्साने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिना आधार के बताया गया था, आधार भी है। आर्टिकल 326 जो है उसकी भाषा को भी पढ़ेंगे, ठीक है। 62 सेक्शन जो है आरपीए का, वो तो राइट टू वोट के नाम से ही है। और सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स को भी पढ़ेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खुद ही कहा है कि फैसलों की वजह से ये डाउट क्रिएट हुआ है और लार्जर बेंच को इस पर फैसला क्लियर करना होगा। तो वो सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे। लेकिन कंक्लूजन ये है कि आपको क्या मानना है? संवैधानिक और सांविधिक दोनों मानना है, ठीक है। ये इतना पार्ट मैंने बता दिया इसलिए क्योंकि, और उस हिस्से को मैंने वहां से हटा दिया है ताकि आप में से किसी का सवाल कोई गलत ना हो जाए। उसके बाद अनिवार्य वोटिंग का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य वोटिंग का मतलब हुआ कि भाई आपके लिए ये भी रिकमेंडेशंस हैं पहले के कि अनिवार्य वोटिंग किया जाए, कंपलसरी वोटिंग किया जाए। आपके लिए वोटिंग सिर्फ ड्यूटी ना रहे बल्कि आप पर ये इम्पोज कर दिया जाए कि आपको कंपलसरी तौर पर, अनिवार्य तौर पर वोटिंग करनी ही है। विधि आयोग ने कहा कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, कंपलसरी वोटिंग नहीं किया जा सकता, इसकी जरूरत नहीं है। चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन पर अदालत का विचारण 6 महीने के भीतर हो, एक, और 6 महीने के भीतर ट्रायल हो जाए। ट्रायल होने के बाद
कोर्ट क्या करता है, फैसला सुनाने के लिए अपने पास फैसला सुरक्षित रख लेता है। आपने कई बार पढ़ा होगा अखबारों में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो विधि आयोग ने कहा कि एक तो 6 महीने के भीतर ट्रायल को पूरा कीजिए और दूसरा उसके 90 दिनों के भीतर जज के द्वारा फैसला सुना दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड टाइम तक सुरक्षित ही रखा गया है, उस पर कोई डिसीजन ही नहीं दिया जा रहा है। और कोर्ट के मामले में भी आपको पता है केसेस बहुत लंबित पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील तथ्य के आधार पर नहीं हो बल्कि विधि के प्रश्न पर ही हो। हमने पिछली बार देखा था कि हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन पिटीशन के मामले में, सीधे हाई कोर्ट मामला जाता है और हाई कोर्ट के मामलों में फिर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट से डिसीजन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पर अपील कर सकते हैं। तो विधि आयोग ने कहा कि भाई हाई कोर्ट में जब ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है, तथ्य का प्रश्न वहां क्यों जाना चाहिए? फैक्ट्स तो सारे यहां पर चेक हो चुके हैं, सिर्फ विधि लॉ के प्रश्न पर जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, ना कि तथ्य के प्रश्न पर। जबकि अभी प्रोविजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाता है अपील विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पर। सरकारी विज्ञापनों पर 6 महीने पहले से प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी क्या स्थिति है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है, आचार संहिता कब से लागू होती है? जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होता है, उसी समय आचार संहिता लागू हो जाता है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी विज्ञापनों पर रोक लग जाती है। सरकारी विज्ञापन या फिर नए कोई शिलान्यास करना, नई योजनाओं का को अनाउंस करना, ये सब रुक जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है। तो विधि आयोग ने कहा कि ये तब से नहीं होना चाहिए जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गया, उस समय से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब से होना चाहिए? चुनाव के 6 महीने पहले से सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं ना, ताकि जनता को बताया जाए कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, ये योजना आने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, वो सब पर पहले से ही हो जाना चाहिए। ठीक है, और केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिए। अभी क्या स्थिति है, अभी 2 सीट पर चुनाव लड़े जा सकते हैं मैक्सिमम, तो अधिकतम 2 सीट्स पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, वो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो। ठीक है, हर जगह 2 सीट्स पर चुनाव लड़ने का प्रावधान है। यहां तक कि बाई इलेक्शन, उपचुनाव में भी 2 सीट्स पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन विधि आयोग ने कहा कि ये 2 सीट पर चुनाव क्यों लड़े देना चाहिए भाई? सिर्फ 1 सीट पर एक व्यक्ति चुनाव लड़े। जब एक वोटर को 1 बार वोट डालने की अनुमति है, वो 2 बार वोट डालेगा तो उसको दोनों ही शून्य हो जाएंगे। तो 2 जगह से एक प्रत्याशी को चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? एक प्रत्याशी को केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब रिकमेंडेशन है। होता क्या है, 2 सीट सभी हैं मैक्सिमम। और विधि आयोग ने यह भी कहा कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार की तो व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी किसी को निर्दलीय चुनाव, बिना राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर।
अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अब आइए दल बदल कानून, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना। इसमें कुछ बातें तो हमने कर ली थी जब हमने आर्टिकल 102 देखा था पार्लियामेंट पढ़ते हुए, लेकिन दल बदल कानून में और क्या क्या चीजें हैं वो विस्तार से समझ लीजिए। चलिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। बावनवां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिससे जोड़ा गया 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10th शेड्यूल या फिर 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसी को हम दल बदल कानून भी कहते हैं। दल बदल कानून नाम से ही स्पष्ट है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्ट होने से रोकने के लिए, दल को बदलने से रोकने के लिए। जाहिर सी बात है, क्यों ले आया गया होगा? क्योंकि उस समय दल से के बदलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई। दल बदलने से क्या होता है? दल बदलने से, मान लीजिए आप किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़के जाते हैं, संसद में आप पहुंचते हैं, सरकार बनती है, आप सरकार में शामिल हैं। अचानक से कुछ सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, तो उस सरकार के गिरने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटेड होता है वो तो कितने सांसद हैं, उसमें से कितनी सीट्स की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। अगर उसमें से उतने सांसद हट जाएं, किसी और पार्टी में चले जाएं, तो फिर सरकार गिर जाएगी, अस्थायी हो जाएगा सब कुछ। तो सवाल है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों चले जाएंगे दूसरे पार्टी में? बहुत आसान सा जवाब है, हो सकता है उनको खरीद लिया जाए, पैसे दे दिए जाए, ठीक है, खरीद फरोख्त किया जाए। या दूसरा क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है कि भाई किसी सांसद को अपनी सरकार में कोई मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो नहीं मिला है, वो मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद है। दूसरे पार्टी ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको मिनिस्टर बना दूंगा। तो मंत्री बनने के लालच में वो अपने सांसदों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ वहां से, उस पार्टी से हट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो मंत्री पद जैसे लालच भी होते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, प्रधानमंत्री ने आपको किसी मीटिंग में डपट दिया, या आप अपनी पार्टी के भीतर आपका मतभेद हो गया, आपको लगा आत्मसम्मान बचाना है तो यहां से हट जाओ, आपने रिजाइन किया और वहां से भाग गए, ठीक है। तो फिर मतभेद की स्थिति में भी पार्टी छोड़ा जा सकता है। और ये सब होता होगा कि नहीं? ये सब खूब होता होगा, है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत जब जरूरी हो गया, तो सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में प्रयास करने शुरू किए। और प्रयास पहले भी हो चुके थे, लेकिन फाइनली 1985 में जाकर सफलता मिली। और जब सफलता मिली तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जाकर फाइनली एक्ट बना। और ये एक्ट मतलब 52वां संविधान संशोधन यानी संविधान में संशोधन हुआ, और ये किसके समय में हुआ? राजीव गांधी के समय में। आजकल ये भी ध्यान रखना जरूरी है, एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि संविधान की 9वीं अनुसूची किनके प्रधानमंत्रित्व काल में जोड़ा गया। तो अब यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि संविधान की 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1951 में। तो फिर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उस प्रश्न का सही जवाब था जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के आर्टिकल्स हैं जिनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा साल है और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किसके काल में ले आया गया? 1985 से आपको ध्यान पर आ जाएगा कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी की सरकार ने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए 10वीं अनुसूची को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। चलिए
अब 10वीं अनुसूची में डिस्क्वालिफिकेशन दल बदल के आधार पर कैसे कैसे होता है, इस बात को समझना है। पहली चीज जो ध्यान रखनी है, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये किसके लिए है? राजनीतिक दल की सदस्यता जो भी छोड़ दे, रिजाइन कर दे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इससे क्या समझ आता है? पहली चीज क्या समझनी है कि कौन छोड़ेगा। करोड़ों कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या वो अगर अपनी पार्टी से रिजाइन कर देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? ये कार्यकर्ताओं के बारे में है ही नहीं। पहला चीज दिमाग में क्या करना है? सांसदों और विधायकों या विधान पार्षदों के बारे में है। सांसदों, विधायकों या विधान पार्षदों, यानी राजनीतिक दल की सीट पर चुने हुए जो लोग हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। बात स्पष्ट है? सांसदों में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधायकों में एमएलए, और जिन राज्यों में परिषद है उसमें विधान पार्षद, इन सब पर इंप्लीमेंट होता है। अगर कोई बीजेपी के चुनाव पर, लेट से कि टिकट पर चुनाव लड़कर और पहुंचता है लोकसभा और उसने बीजेपी से रिजाइन कर दिया, तो वो व्यक्ति 52वें 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल से डिस्क्वालीफाई होने के लिए क्या होगा? एलिजिबल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहला पॉइंट ये है कि राजनीतिक दल के सदस्य जो भी रिजाइन करेंगे अपनी पार्टी से चुने जाने के बाद, निर्वाचित लोग, वो सांसद हों या विधायक हों या विधान पार्षद हों, वो अगर अपनी पार्टी से रिजाइन करते हैं, किसी भी वजह से रिजाइन करते हैं, भले उनका आपस में मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उनको पार्टी की किसी बात पर उनसे उनके लाइन पर पार्टी काम नहीं कर रही है, वो चाहते हैं कि इस पर ऐसा फैसला लिया जाए, किसी भी वजह से अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, डिस्क्वालिफिकेशन अपने से हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, या कुछ करना पड़ेगा? डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए संसद का कोई भी सदस्य, ठीक है, उस हाउस में कोई भी सदस्य इसकी शिकायत करेगा। किससे? अध्यक्ष से, सदन के अध्यक्ष से। लोकसभा के मामले में स्पीकर से करेगा, राज्यसभा के मामले में सभापति से करेगा। ठीक है, अब उसको याचिका भी बोलते हैं, पिटीशन भी बोलते हैं, कि पिटीशन डाल देगा किसके पास? अध्यक्ष के पास, कि ये व्यक्ति, ध्यान रखिए, कोई भी सदस्य, सिर्फ उस दल के लोग नहीं जिससे उसने रिजाइन किया है वही नहीं, उस पूरे हाउस में कोई भी इस बात की शिकायत कर सकता है, और अध्यक्ष फाइनली अगर एक्सेप्ट कर लेता है इस शिकायत को, इस पिटीशन को, तो उस पर उसको सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, सुनवाई की जाती है, क्वाज़ा जुडिशियल बिहेवियर हो जाता है उस समय स्पीकर का। तो हम आगे देखेंगे कि मूल रूप से तो यह प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष का फैसला दल बदल के मामले में अंतिम होगा, अंतिम होता है। मतलब क्या हुआ? इसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बट ऑब्वियस है भारत में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। कि हो तो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष सुनवाई करेगा, लेकिन यह अंतिम नहीं होगा, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कि हो तो होलोहान, कि हो तो होलोहान, होलोहान वर्सेस जाचिलहू, ठीक है, 1992 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दल बदल के मामले में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। क्यों? सबसे पहली बात कि यह अध्यक्ष होता कौन है? अध्यक्ष कौन है?
राजनीतिक दल से परे है या राजनीतिक दल का ही मेंबर है? राजनीतिक दल का ही मेंबर है, खास करके सत्ता पक्ष का मेंबर है। हमने पढ़ा था ना कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से और लोकसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में तो सभापति क्या है? ठीक है, तो अध्यक्ष सत्ता पक्ष से, सरकार में जो पार्टी है उसी का मेंबर, सत्ता पक्ष का मेंबर है, और उपाध्यक्ष विपक्ष में है। ये परंपरा में चला आ रहा है। बाबू पानी दे दो। तो पहला तो रीजन यही है कि भाई जब अध्यक्ष सत्ता पक्ष में है तो जाहिर सी बात है, सत्ता के कहने पर, सरकार के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर वो तुरंत उसको निर्योग्य घोषित कर देगा। अगर निर्योग्यता की शिकायत किसी और पार्टी से हुई है, किसी और पार्टी के सांसद के लिए हुआ है, ठीक है, या अपनी पार्टी के सांसद के लिए हुआ है, भाई अपनी ही पार्टी का कोई सांसद रिजाइन कर दिया, इसकी शिकायत की गई, सरकार ने कहा इसको तुरंत बर्खास्त, डिस्क्वालीफाई कर दो, कर देगा। तो निष्पक्ष नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। दूसरा, उसके पास विधिक जानकारी भी तो नहीं है, विधि का विशेषज्ञ तो है नहीं, लीगल एक्सपर्ट नहीं है, उसके बाद सुनवाई करने के लिए स्किल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान केस में कहा कि भाई अध्यक्ष का फैसला अंतिम नहीं होगा, उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक। दूसरी बात, पहला हो गया राजनीतिक दल से इस्तीफा देना। दूसरा, आपको पता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है, कभी वोटिंग करानी हो या अपने दल के नेताओं को वोटिंग से किनारे रखना हो, वोटिंग नहीं करानी हो, ऐसी स्थिति में हर एक पार्टी का एक पार्लियामेंट के भीतर क्या होता है? व्हिप होता है, सचेतक होता है। व्हिप क्या करता है? व्हिप जारी करता है, व्हिप जारी किया जाता है, व्हिप ही व्हिप जारी करता है। ठीक है, सचेतक ही होता है पार्टी का जो व्हिप जारी करता है। जब व्हिप जारी हो जाए, मान लीजिए कि बीजेपी ने एक बिल पेश किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, और कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है, लोगों से मतलब सांसदों से कहा है, एमपी से कहा है कि भाई इस बिल के विरोध में हर कांग्रेस सांसद को क्या देना है? वोट देना है। ठीक है, हर कांग्रेस सांसद को वोट देना है। और बीजेपी ने इसमें से एक सांसद को अपने पक्ष में वोट से गायब रहने के लिए मना लिया है। अब ये एक जो सांसद है, इसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया या बीजेपी के बिल के पक्ष में वोट कर दिया, तो क्या होगा? इस कंडीशन में उसने व्हिप का उल्लंघन किया, और व्हिप का उल्लंघन करने पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत, अगर उसको 15 दिन के भीतर पार्टी ने माफ नहीं कर दिया तो। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ था कि सबको वोटिंग में हिस्सा लेना है, या पार्टी ने कहा था सबको वोटिंग से में हिस्सा नहीं लेना है, जो भी कहा, व्हिप का उल्लंघन हुआ, अगर 15 दिन के भीतर पार्टी ने उसको माफ कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किया तो फिर वो निर्योग्य घोषित हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, निर्दलीय सदस्य, चुनाव लड़कर निर्दलीय सदस्य जीत गया, सांसद बन गया, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन का के लिए क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक, तो निर्दलीय जो भी उम्मीदवार जीतकर, निर्दलीय सांसद जो है, जो किसी भी दल से ताल्लुक नहीं रखता, अपने बल पर जीता हुआ है, अगर इसने जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेट से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया या बीजेपी ज्वाइन कर लिया, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्या संभावना है? कैसे ज्वाइन किया होगा? ऑब्वियसली किसी ना किसी लालच में करेगा,
तो निर्दलीय सांसद किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर किसी भी पार्टी को उसने ज्वाइन किया तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आ जाएगा। ध्यान रखिए, निर्दलीय सांसद सरकार को समर्थन कर सकता है। अगर इसने समर्थन किया है किसी पार्टी का सरकार बनाने में तो इसका ये एक काउंट होगा, ठीक है, एक सीट सरकार की तरफ काउंट होगा। लेकिन ये अगर राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ये दल बदल कानून के तहत निर्योग्य घोषित हो सकता है। चौथी बात, आपको पता है नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में क्या कहानी है? अगर नाम निर्देशित या नॉमिनेटेड मेंबर, दो केस हो सकता है कि कोई पार्टी अपने दल के ही किसी नेता को नॉमिनेट करे, ठीक है। अगर किसी पार्टी में ही शामिल आदमी है, पार्टी का ही कार्यकर्ता है, ऐसे सांसद नहीं बना था, नॉमिनेशन के जरिए सांसद बन गया, तब तो उस पर सेम लागू होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर वो उसी दल का ही मेंबर है। लेकिन यहां दिक्कत है इसके बारे में, जो दल का मेंबर नहीं है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, जो दल का मेंबर नहीं है, नॉमिनेशन हुआ है लेकिन वो दल का मेंबर नहीं है, उस केस में क्या होगा? अगर वो दल का मेंबर नहीं है तो उसके पास मौका है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के पहले 6 महीने के पहले जिस पार्टी को ज्वाइन करना है कर ले। अगर ये 6 महीने के पहले किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर पार्टी को ज्वाइन करता है, सॉरी, ठीक है, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आ जाएगा, एंटी डिफेक्शन के दायरे में आ जाएगा। पार्टी में नहीं जा सकता है निर्दलीय, निर्दलीय सदस्य होते हैं, पार्टी नहीं होती, ठीक है। निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी का जो मेंबर नहीं है वो निर्दलीय है, बिना पार्टी के। अब जल्दी से बताइए, ये चारों पॉइंट समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? कोई भी मेंबर जो सांसद या विधायक है, निर्वाचित है, वो राजनीतिक दल अपना नहीं छोड़ेगा। अगर वो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वो क्या होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस साल आया? 1985 में। कौन था प्रधानमंत्री उस समय? राजीव गांधी, ठीक है। 10th शेड्यूल इसमें जोड़ा गया संविधान में, ठीक। 4 बातें, अगर कोई व्यक्ति, चुना हुआ निर्वाचित व्यक्ति, राजनीतिक दल अपना छोड़ दे, रिजाइन कर दे, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दल बदल कानून के अंतर्गत निर्योग्य हो जाएगा। पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर दे तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निर्योग्य हो जाएगा। अगर निर्दलीय चुना हुआ व्यक्ति बिना किसी पार्टी के टिकट पर अगर वो पहुंच गया है, निर्वाचित हो गया है, उसके बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर ज्वाइन करेगा किसी पार्टी को तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निर्योग्य घोषित हो जाएगा। अगर नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी पार्टी का है तो ऐसे भी उसको पार्टी नहीं छोड़नी है, वही सारे नॉर्म्स उस पर लागू होंगे। लेकिन जहां नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी का नहीं है, वहां 6 महीने तक अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना है कर ले, 6 महीने के बाद अगर राजनीतिक दल में शामिल होगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 6 महीने के बाद राजनीतिक दल में अगर ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन का शिकार हो जाएगा वो, 6 महीने के पहले नहीं। समझ में आ रही है बात? 6 महीने के बाद राजनीतिक दल में शामिल नहीं होगा, 6 महीने के भीतर तो कर सकता है ज्वाइन, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है?
कौन किस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा? भाई लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा में उपसभापति, सभापति तो मेंबर ही नहीं है राज्यसभा का, तो उसको तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आना ही नहीं। अगर किताब में 6 महीने के अंदर लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, 6 महीने के बाद शामिल होने पर, 6 महीने के भीतर तो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, राज्यसभा में उपसभापति, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दोनों पद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, और विधान परिषद अगर है तो उसमें भी दोनों पद, ठीक। ये सब अगर अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो, ठीक है। अब हम इसमें से एक कोई केस उठाते हैं और उस पर बातचीत कर लेते हैं। लेट्स से स्पीकर की बात कर लेते हैं। स्पीकर, भाई स्पीकर मान लीजिए सत्ता पक्ष का ही है। अब सत्ता पक्ष का स्पीकर है, उसने स्पीकर बनते के साथ सोचा कि मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता हूं ताकि मैं स्पीकर के पद पर निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकूंगा। तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा हो गया इसका। तो अगर इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसने अपने पद से इस्तीफा ही इसलिए दिया है ताकि ये किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो दिया नहीं। इसने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि ये तटस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर सके। लेकिन इसमें एक बात आपको जो याद रखनी है कि जैसे ही इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये दोबारा स्पीकर रहते हुए ना तो अपनी पार्टी ज्वाइन कर पाएगा और ना ही किसी और पार्टी को ज्वाइन कर पाएगा, ज्वाइन ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पीकर के पद पे रहते हुए ये अपने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके पास बस एक ही रास्ता है, जब स्पीकर का इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये अपनी उसी पार्टी में वापस ज्वाइन कर सकता है जिस पार्टी में रहते हुए ये स्पीकर बना था, जिस पार्टी से इसने इस्तीफा दिया था। तो अपनी मूल पार्टी में जा सकता है, दूसरी पार्टी में तो ज्वाइन भी नहीं कर सकता। तो स्पीकर पद पर आने के बाद अगर इस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है तो पहला ये एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं है। ये हो गया डिप्टी स्पीकर हो गया, जो पद हमने बात किए। और दूसरी बात कि ये अब ना तो अपनी पार्टी में जा सकता है ना किसी और पार्टी में जा सकता है जब तक ये स्पीकर है। स्पीकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी में वापस जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये अपवाद हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने पर दल छोड़ने की स्थिति में इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर पार्टी स्प्लिट हो जाती है, पार्टी में विभाजन हो जाता है, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान था जिसको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया वो हम देख लेते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन के जरिए यह प्रोविजन किया गया था कि दल के 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट कर जाएं सामूहिक रूप से तो फिर इसको दल बदल नहीं माना जाएगा, इसको स्प्लिट माना जाएगा, विभाजन माना जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर चुन लीजिए जिसका 1/3 किया जा सके। मान लीजिए 66 मेंबर्स हैं जो किसी हाउस में एमपी हैं। अब 66 मेंबर्स में से 22 मेंबर्स जो थे ये स्प्लिट कर गए, ठीक है, अलग पार्टी बना ली इन्होंने। तो फिर इस कंडीशन में
ये 22 मेंबर जो गए इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इसको पार्टी का विभाजन मान लिया जाएगा। ये प्रावधान था कब? ये प्रावधान था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में इस प्रावधान को निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो ये दो अपवाद भी आपको याद रखने। बात स्पष्ट है? निर्णय कौन करेगा? दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निर्णय कौन करेगा कि दल बदल से यह निर्योग्य हुआ व्यक्ति या फिर नहीं? सदन के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, सदन के अध्यक्ष द्वारा कितने दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 10वीं अनुसूची को लागू करने के लिए नियम या रेगुलेशन बनाने, रूल और रेगुलेशन बनाने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास ही है। वो 30 दिन के तक अपने नियमों को बनाकर, विनियमों को बनाकर सदन के सामने रख देता है। अगर सदन उसको स्वीकृत कर देता है तो फिर सदन के सदस्यों द्वारा शिकायत का नियम तैयार है, ऑलरेडी है। और जैसा मैंने बताया कि सदन के अध्यक्ष का इस बारे में निर्णय अंतिम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान केस 1992 में, बनाम जाचिल्हू पूरा नाम है इसका, किहोतो होलोहान केस में कहा कि भाई अंतिम निर्णय नहीं है ये, इसके ऊपर अपील कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, तो बात स्पष्ट है आपको यहां तक? चलिए, 52वां संविधान संशोधन की आलोचना क्यों होती है इस बात को समझिए। पहला, असहमति और दल बदल के बीच का अंतर नहीं बचा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? भाई एक बात बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, आज की तारीख में अगर बात करें, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के भीतर है वो, ठीक है, और बीजेपी का कोई फैसला हो सकता है वो उससे असहमत हो, जेन्युइन तरीके से असहमत हो, या जिस एजेंडे के साथ उसने किसी पार्टी को, बीजेपी को छोड़िए, जिस एजेंडे के साथ, जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस घोषणा पत्र के साथ उसने पार्टी ज्वाइन किया था, पार्टी अपने लाइन पर नहीं चल रही है या उससे अलग बिहेव कर रही है, किसी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को या किसी भी नौकरी में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, ये तो हो ही सकता है कि एक न एक समय वो उस संस्थान के निर्णयों से असहमत हो जाए, उसके हिसाब से वो निर्णय सही ना हो, तो ये पार्टी के साथ भी हो सकती है बात। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है कि इस पार्टी की नीतियों से असहमत होते हुए भी ये व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दे सकता। अगर इस्तीफा देगा तो निर्योग्य हो जाएगा, इससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो भाई असहमति जताना और असहमति जताते हुए पार्टी छोड़ देना, इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, असहमति की तो कोई जगह ही नहीं बची। इसका मतलब पार्टी के हर सही गलत फैसलों के साथ उसको तब तक रहना है जब तक कि वो सांसद है या विधायक है। तो असहमति की गुंजाइशें खत्म हो गई, भले ही पार्टी से असहमति के पर्याप्त जेन्युइन कारण हों। ठीक है, असहमति की कोई जगह ही नहीं बची, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत तथा वर्गों के बीच, दल बदल के बीच अनुचित विभेद किया गया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? 66 लोग थे, 66 में से एक ने इस्तीफा दे दिया तो व्यक्तिगत हो गया, इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, यह निर्योग्य हो जाएगा। और 66 में से जब 22 ने इस्तीफा दे दिया तो इसको कहा गया कि ये 22 अगर कम से कम एक तिहाई अगर इस्तीफा दे देते हैं, 1/3, तो 22 ने इस्तीफा दे दिया तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ये इससे बच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22 ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है और इसको माना जा रहा है कि ये स्प्लिट है, विभाजित हो गया, विभाजन हो गया पार्टी का। तो भाई व्यक्तिगत के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, और अगर कोई सामूहिक रूप से चला गया, सीधे सीधे एक ही साथ सरकार गिराने के मकसद से, आप एक बात बताइए
कि किसी एक के जाने से सरकार गिर जाएगी या सामूहिक रूप से सरकार गिरने की और ज्यादा संभावना है? सामूहिक रूप से ही चले गए, अगर पैसा लेके या किसी भी लालच में या मिनिस्टर बनने के चक्कर में जो भी हुआ हो, तो फिर तो वर्गों के दल बदल में अनुमति दे दी गई और व्यक्तिगत, ये अनुचित विभेद है, इस विभेद का कोई मतलब ही नहीं है। तो आलोचना में एक बड़ी आलोचना ये भी है। तीसरी बात, सांसदों या विधायकों के दल के खिलाफ बाहरी कृत्यों के लिए निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब निष्कासन की व्यवस्था दल बदल में है कि भाई उसने अपनी पार्टी विप का उल्लंघन कर दिया, पार्टी ने कहा था कि इस बिल पर इसके समर्थन में वोट करना है, उसने खिलाफ दे दिया, तब तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ गया। ठीक है, या रिजाइन कर दिया तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ में आ गया। लेकिन मुझे बताइए कि ना तो उसने पार्टी के से रिजाइन किया है, ना ही उसने पार्टी विप का उल्लंघन किया है, लेकिन वो विधानमंडल के बाहर, संसद के बाहर पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। तो पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम अगर कर रहा है तो उसके लिए कोई निष्कासन की व्यवस्था नहीं है। अब जाहिर सी बात है ना कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया तो वो इस लॉ को तो जानता ही है, वो अब ना रिजाइन करेगा ना विप का उल्लंघन करेगा, लेकिन वो पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करेगा। तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। ठीक, फिर निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव है। निर्दलीय और नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव कैसे हो गया? निर्दलीय के लिए आप कह रहे हैं कि अगर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी हो जाएगा। निर्दलीय सदस्य अगर राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन नहीं कर सकता, इसका मतलब। दूसरी तरफ नाम निर्देशित नॉमिनेटेड व्यक्ति जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, नाम निर्देशित व्यक्ति जो है, इसको आप कह रहे हैं कि ये 6 महीने के भीतर अगर पार्टी ज्वाइन कर लेता है कोई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करेगा तब उस पर दल बदल कानून लागू होगा। भाई ये भी बिना पार्टी का आया था, निर्दलीय था, इसको आपने 6 महीने का भी टाइम नहीं दिया है। इसको आपने कहा है कि किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लोगे तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरी तरफ ये नॉमिनेटेड व्यक्ति जो किसी पार्टी से संबंधित अगर नहीं है, ठीक है, तभी तो कोई पार्टी ज्वाइन करेगा। तो पार्टी से संबंधित अगर नहीं है तो ये भी तो एक तरीके से निर्दलीय ही पहुंचा है। बस अंतर क्या है, ये निर्वाचित होकर पहुंचा है और ये नॉमिनेटेड पहुंचा है। और इसके लिए आपने 6 महीने का ब्रैकेट दिया है कि 6 महीने के भीतर ये पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अगर ज्वाइन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहां भी विभेद है, निर्दलीय और नाम निर्देशित उम्मीदवार के ये जो प्रोविजंस हैं उसमें विभेद है। चलिए, फिर है अध्यक्ष द्वारा निर्णय। विशेषज्ञता और निष्पक्षता का अभाव हमेशा रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जताया था और इसीलिए कहा था कि भाई इस अध्यक्ष के निर्णय का वो अपील किया जा सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट फैसला सुना सकता है। क्यों? क्योंकि निष्पक्षता का तो सोचिए ही मत, क्योंकि वो तो सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति है, तो निष्पक्ष तो कभी नहीं रहेगा। और दूसरा, उसमें लॉ से रिलेटेड स्किल तो है नहीं, क्वाजा जुडिशियल उसका काम हो गया, उसको फैसला सुनवाई करके सुनाना है, लेकिन लॉ का स्किल नहीं है उसमें, लॉ एक्सपर्ट नहीं है वो। तो ये भी एक बात है कि निर्णय अध्यक्ष द्वारा ही करना है, लेकिन उसमें विशेषज्ञता नहीं है, और दूसरा निष्पक्षता तो हो ही नहीं सकता। भले ये लोग, भले होता है ना कि भाई स्पीकर जैसे पद पर मान के चलते हैं कि जो स्पीकर बन गया वो निष्पक्षता रखेगा, अपनी पार्टी के हितों को किनारे रखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि इन 5 चीजों पर इसकी आलोचना की जाती है। चलिए, अब आ जाइए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए, दिनेश गोस्वामी कमेटी हमने पढ़ा था, दिनेश गोस्वामी कमेटी से लेकर, और यहां एक बहुत जरूरी आयोग है जिसका नाम आपको याद रखना है, जिस पर एक चैप्टर भी है,
दिनेश गोस्वामी समिति 1990 हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसको आगे हम क्या लिखेंगे, NCRWC। NCRWC बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। 2000 में इसको बनाया गया था और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। 2002 में रिपोर्ट दी है और यह संशोधन कब का है, 2003 का है। तो मैक्सिमम इसमें प्रोविजंस वो हैं जो NCRWC ने दिया है। तो NCRWC का मतलब क्या हुआ, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसने ये 1/3 सदस्यों के जो टूटने वाली बात थी कि 1/3 सदस्य अगर स्प्लिट कर गए तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, उसको अयोग्यता से बाहर रखने के प्रावधान को, उस कंडीशन में इसको हटाने की अनुशंसा की। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से वो 1/3 वाला प्रोविजन खत्म हो गया, इसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। यानी अब 1/3 अगर स्प्लिट भी होता है तो भी वो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, फिर NCRWC ने कहा कि दंड प्राप्त व्यक्ति को तब तक मंत्री पद या सरकारी पद नहीं देना चाहिए जब तक नए चुनाव ना हो जाए। ठीक है, या उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर 3 साल लेट से कोई सांसद बन गया है, ठीक, और 3 साल बाद इसको दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो 2 बात कही गई कि भाई ये व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई हो गया है, ये व्यक्ति या तो बचे हुए साल के लिए, 2 साल है बचा हुआ इसका अपने कार्यकाल का, या तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, या फिर से जब तक निर्वाचित ना हो जाए, दोबारा निर्वाचित ना हो जाए, दोबारा निर्वाचित ना हो, इनमें से जो पहले हो। ठीक है, या तो बचा हुआ कार्यकाल 2 साल पहले हो, या फिर निर्वाचित पहले हो जाए। जो भी पहले हो तब तक न तो मंत्री बनाया जा सके और ना ही किसी सरकारी लाभ के पद पर इसको अपॉइंटमेंट हो। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि भाई मान लीजिए कि एक्स पार्टी का व्यक्ति था, इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, वाई पार्टी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया ही था, अयोग्य घोषित किया है, इसको मंत्री बना दिया। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 महीने के भीतर उसको दोबारा निर्वाचित होना होगा, बिना सदस्य हुए भी मंत्री बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो बिना संसद का सदस्य हुए भी अगर वो मंत्री बन सकता है, या विधानमंडल का सदस्य हुए भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, उसने डिस्क्वालीफाई हो गया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, दूसरी पार्टी से बात ही हुई थी कि तुम ज्वाइन कर लो, तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम अपने यहाँ मंत्री बना देंगे। तो इसको रोकने के लिए NCRWC ने कहा कि भाई जो डिस्क्वालीफाई हुआ है वो या तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, या जब तक दोबारा निर्वाचित होकर ना आ जाए तब तक उसको मंत्री पद भी नहीं देना है, और ना ही किसी लाभ के पद पर सरकारी पद पर उसको रखना है। ये भी इसके रिकमेंडेशन में था। ठीक है, चलिए अब 91वां संविधान संशोधन में अगर हम पृष्ठभूमि देखेंगे तो NCRWC में आगे हम देखें कि केंद्र और राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषदों का गठन न हो और मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल संख्या के 10% से अधिक ना हो। ध्यान रखिए, अभी जो इंप्लीमेंटेड है वो 15% है, लेकिन इसने रिकमेंड किया था 10% से अधिक ना हो। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि जो लोग मान लीजिए
20 लोग ऐसे थे जो निर्योग्य हो गए, प्लान्ड वे में इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। सामने वाली पार्टी से पहले ही बात हो गई थी। इसमें से 4 लोगों के बारे में पहले से बात थी कि भाई यहां आओ, मिनिस्टर बना देंगे। तो मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा करते करते तो कई लोगों को तोड़कर एक पार्टी अपने यहां ले आएगी सत्ता वाली और मिनिस्टर बना देगी। तो इसी को रोकने के लिए कैपिंग लगा दिया गया। कैपिंग का रिकमेंडेशन हुआ कि 10% से ज्यादा, अगर लोकसभा की बात हो और या विधानसभा की बात हो, लोकप्रिय सदन की बात हो रही है, लोकसभा या विधानसभा, निचला सदन, निचले सदन के, लोकप्रिय सदन के कुल सदस्य संख्या के 10% से ज्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह भी इसके रिकमेंडेशन में था। अब आइए प्रावधान क्या है, वही सारे प्रावधान हैं जो रिकमेंडेशंस हैं। क्या है, 1/3 सदस्यों के टूटने पर छूट का प्रावधान खत्म हो गया, रिपील कर दिया गया उसको। 2/3 सदस्यों के 2/3 मेंबर्स, उसकी जगह क्या किया गया कि कम से कम 2/3 मेंबर्स अगर चाहें तो दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। तो 66 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो 66 में से कम 44 लोग, कम से कम 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी में अलग बनाकर मर्ज हो सकते हैं। अब बच गए जो 22, इनका क्या होगा, तो ना इन पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा और इन पर भी एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर क्या किया गया, जो 1/3 वाला प्रोविजन था उसको 2/3 मेंबर्स के लिए कर दिया गया। ठीक है, 1/3 वाला तो हट गया। अब कम से कम 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी से अगर हटे, मर्ज हो, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो और स्प्लिट वाला प्रोविजन तो खत्म ही होगी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा और राज्यों की बात करें तो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकप्रिय सदन के 15% से अधिक नहीं होगा। रिकमेंडेशन कितने का था, 10% का था। ध्यान रखिए कि राज्यों के मामले में जो मिनिमम स्ट्रेंथ है मंत्रिपरिषद की, जो हमने पहले भी पढ़ा है, वो 12 है और अपर कैप क्या है, विधानसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं। जबकि लोकसभा के मामले में सिर्फ इतना है कि 15% से ज्यादा नहीं होगा लोकसभा के मेंबर से। दल बदल से जो डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति है, ये मंत्री पद के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति लाभ के राजनीतिक पद के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। ये सब रिकमेंडेशन हम पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से बेयर एक्ट में देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी कहां कहां बदलाव किया गया। 75 का 1A और 1B, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस संविधान संशोधन द्वारा किया गया होगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक, दूसरा, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड है, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, बचा हुआ टाइम, टेन्योर, और जहां ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड होगा। वही बात, 2 क्लॉज है। पहला कि जिस दिन से वो डिस्क्वालीफाइड हुआ उस दिन से या तो बचे हुए टेन्योर के लिए या दोबारा जब तक वो चुनकर नहीं आ जाता है, जो भी पहले हो उस टाइम तक के लिए ये मंत्री पद के लिए भी डिस्क्वालीफाइड होगा व्यक्ति। फिर
जैसे 75 एक ए जोड़ा गया और एक बी जोड़ा गया, वैसे ही राज्यों के मामले में 164 एक ए जोड़ा गया और एक बी जोड़ा गया, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां सिर्फ अंतर यही है कि यहां जो दिया गया है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित। अच्छा, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी सवाल में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सहित या प्रधानमंत्री रहित। 15% का जो क्लॉज लगा है मंत्रिपरिषद का, यह प्रधानमंत्री सहित है और राज्यों के मामले में मुख्यमंत्री सहित है। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वहां बस एक और चीज जोड़ा गया है कि मिनिमम तादाद जो होगी, मिनिमम मंत्रिपरिषद की जो का आकार होगा, ये 12 सदस्यों का होगा। ठीक है, बात स्पष्ट है। तो 75 एक ए 75 एक बी जोड़ा गया, 164 एक ए 164 एक बी जोड़ा गया और 361 बी लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। जो हमने मंत्री पद के लिए देखा वही बात इसमें लिखी हुई है कि किसी लाभप्रद राजनीतिक पद का भी मेंबर नहीं होगा। जो भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया वो मिनिस्टर के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया। कब तक के लिए? दो बात, या तो वो फिर से चुनकर आ जाए, निर्वाचित होकर आ जाए, या फिर बचे हुए टेन्योर के लिए जो भी पहले हो उस समय तक के लिए तो डिस्क्वालीफाइड रहेगा मंत्री पद के लिए भी। और यही बात इसमें लिख दिया गया है लाभप्रद राजनीतिक पद के लिए। तो देखिए, जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन डिस्क्वालीफाइड है, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की तारीख से उस तारीख तक जिसको उस ऐसे सदस्य के रूप में या तो उसकी पदावधि समाप्त होगी, टेन्योर खत्म होगा, या उस तारीख तक जिसको वो निर्वाचित घोषित किया जाता है दोबारा से, इनमें से जो भी पहले हो उस समय के दौरान कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा। वही मंत्री वाली ही बात है। इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ राजनीतिक पद कर दिया गया, लाभप्रद राजनीतिक। इसमें कहा गया है स्पष्टीकरण में कि सदन पद का अर्थ वही है जो उसका 10वीं अनुसूची के पैरा 1 के खंड 1 में है। इसको छोड़ दीजिए। लाभप्रद राजनीतिक पद का मतलब क्या है? लाभप्रद राजनीतिक पद का मतलब है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जहां वेतन पारिश्रमिक का जो दिया जाएगा वो भारत सरकार या राज्य सरकार के रेवेन्यू से दिया जाएगा, तो वो लाभप्रद राजनीतिक पद है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं करेगा। दूसरा, किसी निकाय के अधीन, चाहे वो कॉरपोरेट हो या फिर नहीं हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व के अधीन है कोई पद, और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसे POCLs हैं या ऐसे पूर्णतः या भागतः सरकार के स्वामित्व वाले जो निगम हैं, निगमित कॉरपोरेट हों या फिर नहीं हों, वहां भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कल को उठाकर ऐसे डिस्क्वालीफाइड मेंबर को ONGC का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में पढ़नी थी। बात सबको स्पष्ट है? इससे सवाल पूछा जा सकता है और इस पर ये सारी बातें आपको समझनी भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समझ नहीं आएगा तो सवाल अटेम्प्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब अगली क्लास कल होगी। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर
प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।